हेलो स्टूडेंट्स हमने अपनी पिछली वीडियो में सीखा डिग्री ऑफ टर्म, यानी किसी भी टर्म में वेरिएबल की जो पावर होती है उसी पावर को हम डिग्री ऑफ टर्म कहते हैं। उसके बाद हमने कांस्टेंट टर्म के बारे में सीखा, यानी जो भी नंबर वाले टर्म्स होते हैं उनको हम कांस्टेंट टर्म कहते हैं। नंबर मतलब कोई सा भी नंबर, 5, 6, 7, 120 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कोई भी नंबर हो उसको हम कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। स्टूडेंट, उसके बाद हमने कोफिशिएंट के बारे में सीखा कि किसी भी टर्म का पहला पार्ट जो कि एक रियल नंबर होता है, यही नंबर वाला पार्ट अपने साइन के साथ हमारी टर्म का कोफिशिएंट कहलाता है। और सबसे लास्ट में हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में सीखा कि जब भी हम किसी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को लिखते हैं तो सबसे पहले हम हायर डिग्री वाले टर्म को पहले लिखते हैं, उसके बाद हम लोअर डिग्री वाले टर्म्स को लिखते हैं, यानी हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में डिग्री वाले टर्म्स को लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब अपनी इस वीडियो में कुछ हम क्वेश्चंस कर लेते हैं जितना कि अब तक हमने सीखा है, जिससे अगर कोई हमारा डाउट रह गया है तो वह दूर हो जाए। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस जो हैं मैंने RS अग्रवाल की बुक से लिए हैं, जो कि क्लास 9th की बुक है। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं ताकि कोई अगर डाउट हो तो वो हमारा डाउट क्लियर हो जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल, यानी कि बोल रहा है कि जो नीचे लिखी गई एक्सप्रेशंस हैं इसमें से कौन सी पॉलिनोमियल है। इन केस ऑफ पॉलिनोमियल, अगर ये पॉलिनोमियल हैं तो राइट इट्स डिग्री, तो इनकी डिग्री हमें बतानी है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया था कि किस तरह से हम किसी पॉलिनोमियल को चेक करते हैं। पॉलिनोमियल को चेक करने का तरीका यही है कि हम पॉलिनोमियल की जितनी टर्म्स हैं, क्योंकि पॉलिनोमियल के अंदर बहुत सारी टर्म्स होती हैं, तो सभी टर्म्स को हम चेक करते हैं कि वो वास्तव में टर्म्स हैं भी कि नहीं। अगर इनमें से कोई भी एक अगर टर्म नहीं होती है तो वो जो एक्सप्रेशन है उसे हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। अगर इसकी सारी टर्म्स सारी की सारी ये टर्म्स जो हैं ये टर्म्स हैं, तभी हम उसको पॉलिनोमियल बोलेंगे, अदरवाइज पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे इसको। तो चेक करते हैं। तो सबसे पहले है x की पावर 5। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं और इक्वेशन किसको बोलते हैं, यानी कि एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या फ़र्क होता है। तो जब भी ये कोई इस तरह से कोई लिखी हो ना, ये एक्सप्रेशन टाइप, यानी कि इसके बाद कोई साइन ना हो इक्वल का, तो इसको हम एक्सप्रेशन बोलते हैं। और यही चीज़ अगर मान लो ऐसे लिखी हो, x की पावर 5 माइनस 2x³ प्लस x प्लस 7 इजिकल टू 0, यानी कि इक्वल का निशान आ गया और इक्वल के बाद 0 या कुछ भी आ जाए, तो इसको हम बोलते हैं इक्वेशन। और अगर यहाँ पे ये इक्वल का निशान ना हो तो इस चीज़ को हम एक्सप्रेशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये सब एक्सप्रेशन है, यहाँ कहीं इक्वल का निशान नहीं है। तो इसको चेक करते हैं हम। पहले हमें पॉलिनोमियल चेक करना है। पॉलिनोमियल चेक करने के लिए हम सारी एक्सप्रेशन में सब की सब जो है इनको चेक करेंगे कि ये टर्म है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट इसको टर्म को चेक करते हैं। ये है x की पावर 5। अब मैंने टर्म के लिए आपको बताया था कि टर्म के दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है एक रियल नंबर, दूसरा पार्ट होता है उसका वेरिएबल। और वेरिएबल जो पावर होती है वो एक होल नंबर होती है। तो टर्म को चेक करने के लिए सबसे पहले हम उसकी पावर को भी देखते हैं ताकि वो एक होल नंबर ही हो। तो जैसे ये x की पावर 5 है, अब इसके दो पार्ट्स होते हैं। अब आप कहेंगे कि इसका फर्स्ट पार्ट हमें एक रियल नंबर है, वो तो दिखाई नहीं दे रहा है। पर स्टूडेंट्स, इसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो हिडन है, क्योंकि इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 1 इंटू x की पावर 5। कोई भी चीज़ 1 से किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई होगी तो वो वही का वही रहेगा, इसलिए ये 1 हम यहाँ पे नहीं लिखते हैं। तो ये x की पावर 5 का मतलब है कि इसके पहले जो रियल नंबर जो है वो 1 है, ठीक है ना। तो ये इस तरह से है। तो 1 इंटू एक्स की पावर 5, यानी कि पहला पार्ट इसका रियल नंबर है, सेकंड पार्ट इसका एक वेरिएबल है, और वेरिएबल की जो पावर है एक होल नंबर है, यानी कि ये एक टर्म है। अब आगे चलते हैं। आगे -2x³। अब ये जो
2x³ इसका जो पहला पार्ट है ये एक रियल नंबर है क्योंकि यहाँ पे एक नेगेटिव इंटीजर है। उसके बाद एक वेरिएबल है और वेरिएबल के ऊपर जो पावर है वो 2 है, होल नंबर है, तो इसका मतलब ये भी एक टर्म है। इसके बाद प्लस x, अब x को चेक कर लेते हैं। तो इसमें भी जो पहला फर्स्ट पार्ट है, जो रियल नंबर का फर्स्ट पार्ट है वो हिडन है, यानी कि वो यहाँ पर एक है। ठीक है, तो पहला पार्ट रियल नंबर हो गया, सेकंड पार्ट वेरिएबल हो गया, इसकी पावर ऊपर लिखी नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो ये एक टर्म है। ठीक है ना, तो ये भी एक टर्म हो गई। और 7 एक कांस्टेंट टर्म है, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया ही था। तो यानी कि इसमें सबकी सब ये टर्म्स हैं। तो अगर ये सबकी सब टर्म्स हैं तो ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है ना, अब पॉलिनोमियल है तो इस केस में हमें इसकी डिग्री बतानी है। तो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है कि जो भी हाईएस्ट पावर होती है टर्म्स की, टर्म जितनी भी टर्म्स है इसमें जिस टर्म की सबसे हाईएस्ट पावर है वही पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। तो अब इसमें हम जैसे देख रहे हैं तो ये x की पावर 5 ये सबसे बड़ी डिग्री वाला इसमें टर्म है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? इसकी डिग्री हो जाएगी 5, इसकी डिग्री हो जाएगी 5। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमें इस तरह से करने हैं। अब सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं, y³ माइनस √3y। इसको भी ऐसे ही चेक करेंगे, सारी टर्म्स चेक करेंगे कि टर्म्स हैं कि नहीं है। अगर टर्म है तो उसकी हम डिग्री बताएंगे, अगर कोई टर्म नहीं है तो डिग्री बताने का सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि वो पॉलिनोमियल ही नहीं है। तो y³, तो y³ जो है यानी कि इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो हिडन है। हिडन का मतलब वहां पे 1 है। ठीक है ना, तो रियल नंबर है, वेरिएबल की पावर जो है होल नंबर है, ये एक टर्म कहलाएगी। माइनस √3y, तो ये माइनस √3y, तो -3 जो है एक रियल नंबर है यानी कि एक नेगेटिव इंटीजर है, y जो है एक वेरिएबल है और y की जो ऊपर पावर है वो 1 है, इसका मतलब ये भी एक टर्म है। तो ये दोनों टर्म हो गई, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। और अगर पॉलिनोमियल है तो इसकी डिग्री क्या होगी? तो डिग्री मैंने आपको बताया कि जो टर्म की हाईएस्ट डिग्री होती है पॉलिनोमियल के अंदर वही पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। यानी कि हमें ये दिखाई दे रहा है कि y की जो y³ है यानी कि इसकी जो पावर 3 है, इसकी डिग्री जो क्या हुई, इसकी डिग्री भी 3 हुई। तो इसकी डिग्री जो होगी वो डिग्री 3 होगी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है t² माइनस 2/5t प्लस √2। तो इसमें पहले टर्म्स चेक कर लेते हैं कि टर्म्स है कि नहीं है। तो जैसे हम t² चेक कर रहे हैं तो t² का मतलब क्या हुआ कि इसका फर्स्ट पार्ट हिडन है जो रियल नंबर है, यानी कि उसके आगे 1 लगा हुआ है, तो ये इसका मतलब ये टर्म है क्योंकि ये होल नंबर है, इसकी जो पावर है वेरिएबल की। उसके बाद माइनस 2/5t, इसको चेक कर लेते हैं। तो ये जो पहला पार्ट है ये एक फ्रैक्शन है तो रियल नंबर है, इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ ये वेरिएबल t यूज़ किया गया है और इसकी जो पावर है वो 1 है, तो इसका मतलब ये भी एक टर्म हुई। प्लस √2 यानी कि ये भी एक टर्म है क्योंकि कोई भी जो नंबर है वो कांस्टेंट नंबर होता है। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये भी एक टर्म है। अब इसमें हम सबसे हाईएस्ट टर्म वाली देखेंगे, हाईएस्ट टर्म की डिग्री क्या है, पावर क्या है। तो इसमें सबसे हाईएस्ट टर्म में ये 2 दिखाई दे रहा है, t², यानी कि इसकी डिग्री हो गई 2। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो 4 है x माइनस 1/x। तो सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं कि ये टर्म है कि नहीं है। पहला x यानी कि ये एक टर्म है क्योंकि इसका पहला जो पार्ट है वो हिडन है, रियल नंबर 1 होगा यहाँ पर और इसकी पावर भी 1 है, तो इसका मतलब ये एक टर्म है। अब इसको चेक करते हैं -1/x को, यानी कि -1/x को अगर हम सॉल्व करें तो x ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस, ये x ऊपर जाएगा तो इसकी जो पावर माइनस में आ जाएगी, -1 हो जाएगी। ठीक है ना, अब ये जो पावर माइनस में आ गई तो ये हमारी टर्म नहीं कहलाएगी क्योंकि हमने बताया था कि
किसी भी टर्म का होने के लिए उसके 3 क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए। पहला पार्ट उसका रियल नंबर होना चाहिए, सेकंड उसका वेरिएबल होना चाहिए, और वेरिएबल की जो पावर है वो एक रियल नंबर होना, वो एक होल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पर ये होल नंबर तो है नहीं, यहाँ तो एक नेगेटिव इंटीजर आ गया, तो इसका मतलब ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है ना। और अगर पॉलिनोमियल है ही नहीं तो इसके डिग्री का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, तो हम डिग्री इसकी बताएंगे भी नहीं, डिग्री होगी नहीं अगर पॉलिनोमियल है ही नहीं तो, ठीक है। अब आ जाते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। x की पावर 108 108 -1, तो ये जो है ये एक टर्म है x की पावर 108, क्योंकि यहाँ पर जो पहला पार्ट है इसका ये हिडन है क्योंकि यहाँ पर 1 है, ठीक है ना। उसके बाद -1, -1 क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है, तो इसका मतलब ये भी एक टर्म है, तो ये दोनों टर्म हुई, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल है। और अगर पॉलिनोमियल है तो इसकी डिग्री क्या होगी, डिग्री हाईएस्ट होगी, जो कि हमें दिखाई दे रही है 108, तो इसकी डिग्री होगी 108, ठीक। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये है 1/√2x² माइनस √2x+2, तो इसको चेक कर लेते हैं सब टर्म्स हैं कि नहीं है। तो 1/√2 ये एक रियल नंबर है, ठीक है, ये एक वेरिएबल है, इसकी पावर होल नंबर है, तो इसका मतलब ये टर्म हुई। इसके बाद -√2x, ये एक रियल नंबर है √2, और ये एक वेरिएबल है, इसकी पावर 1 है, इसका मतलब ये भी एक टर्म है। +2 एक कांस्टेंट टर्म है, इसका मतलब ये जो है हमारा एक पॉलिनोमियल है, गिवन एक्सप्रेशन जो है ये एक पॉलिनोमियल है। अब इसकी डिग्री जो है हाईएस्ट जो होगी वेरिएबल की जो पावर होगी वही इसकी डिग्री होगी, तो यानी कि हमको दिखाई दे रहा है कि ये x², ठीक है ना, तो इसकी डिग्री जो है ये 2 है। तो इस एक्सप्रेशन की जो है पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी होगी, 2 होगी। अब इसको चेक कर लेते हैं। x की पावर -2 प्लस 2x - 1 + 3, ये तो हमें देखने से ही दिखाई दे रहा है कि ये जो वेरिएबल है इसके ऊपर नेगेटिव डिग्री है, तो इसका मतलब ये तो टर्म ही नहीं है, और अगर टर्म नहीं है तो इसकी डिग्री का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, तो इसकी ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, ठीक है। 1, अब 1 को चेक कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ही था कि जितने भी नंबर्स होते हैं वो सब कांस्टेंट टर्म्स होती हैं, ठीक है ना, क्योंकि 1 जो है इसके साथ जो वेरिएबल x है, x हिडन है ये, क्योंकि क्यों हिडन है, क्योंकि इसकी पावर 0 है, और जितना भी वेरिएबल की पावर किसी में भी अगर 0 आ जाए तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। तो 1 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो 1 ही आएगा हमारे पास, ठीक है ना। तो ये एक टर्म है। अब टर्म है तो इसकी डिग्री क्या होगी, तो डिग्री क्या होगी, डिग्री हम बता ही रहे हैं कि इसकी जो हिडन है इसमें वेरिएबल, और उस वेरिएबल की डिग्री 0 है, यहाँ पे 0 है तभी तो 1 आएगा, ठीक है ना, तो तभी इसको हम कांस्टेंट टर्म बोलते हैं, तो इसलिए इसकी जो डिग्री होगी वो 0 होगी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है -3/5, -3/5 भी एक टर्म है, क्यों, क्योंकि ये -3/5 एक रियल नंबर है, इसके साथ जो है x जो है ये हिडन है जिसकी पावर 0 है, ठीक है, क्योंकि x की पावर 0 का मतलब क्या है, x की पावर 0 का मतलब क्या है, इसकी वैल्यू 1 होगी, और इसको हम करें सॉल्व करें तो -3/5 इंटू 1 कर दें तो यही आएगा -3/5, तो इसका मतलब ये एक टर्म है, और अगर टर्म है तो इसकी डिग्री कितनी हुई, इसकी डिग्री 0 हुई, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से हमने इन क्वेश्चनों को देखा कि किस तरह से हम इसको करते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट में हमें बोला जा रहा है कि राइट, पहला बोल रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ x³, हमें जो है x³ का कोफिशिएंट बताना है, जो हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है। एक्सप्रेशन है हमारे पास 2x + x² - 5x³ + x⁴, ठीक है। तो मैंने आपको बताया ही था कोफिशिएंट क्या होता है। कोफिशिएंट जो है जो टर्म का फर्स्ट पार्ट होता है, रियल नंबर, ठीक है ना, उसी को हम कोफिशिएंट बोलते हैं। कोफिशिएंट बोलते हैं विद साइन, साइन समेत होता है वो, ठीक है ना। तो x³ अब इस एक्सप्रेशन में हम x³ को देखते हैं, ये x³ नहीं है, ये x³ नहीं है, ये x³ है, ठीक है ना, ये भी नहीं है।
अब एक्स क्यूब ये टर्म को देखेंगे हम, इस टर्म को, तो इसका ये पहला पार्ट जो है एक रियल नंबर है। जो पहला पार्ट होता है वही कोफिशिएंट होता है, यानी कि इसका जो कोफिशिएंट होगा वो साइन के साथ होगा, -5 होगा, 5 नहीं होगा, -5 होगा, ठीक है, क्योंकि साइन के साथ है ये। अब सेकंड हम चेक कर लेते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट बताना है किसमें, इस एक्सप्रेशन में, √3 - 2√2x + 4x²। तो इसमें हम x की पूछ रहा है कोफिशिएंट, तो इसमें हम x का वाला टर्म ढूंढेंगे। ये तो x वाली टर्म है नहीं, ये भी x वाली टर्म नहीं है, ये x वाली टर्म है, और इसका पहला पार्ट ये यहाँ तक पूरा है, ठीक है ना। तो माइनस, तो इसका जो कोफिशिएंट क्या होगा, -2√2, ये इसका कोफिशिएंट होगा। ऐसे ही कोफिशिएंट ऑफ x², ये वाली टर्म एक्सप्रेशन इन्होंने दे दी, तो इसमें अब हम x² वाला टर्म ढूंढेंगे कोफिशिएंट बताने के लिए। तो ये पहला वाला ही जो है ये x² है, 7x - 3, तो इसका जो पहला पार्ट है ये इसका कोफिशिएंट है x² का, यानी कि कोफिशिएंट क्या हो गया, π/3। लास्ट वाला देख लेते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x² इन 3x - 5। अब ये कह रहा है कि इस एक्सप्रेशन में x² का कोफिशिएंट बताओ। तो अब इसमें हमें तो x² तो दिखाई नहीं दे रहा इस एक्सप्रेशन में, क्योंकि ये एक्सप्रेशन क्या है, 3x - 5। कहीं दिख रहा है इसमें x² का कोई टर्म, कोई नहीं दिख रही, मगर इसमें जो x² की टर्म है वो इसके अंदर हिडन है। कैसे, देखो, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 0x² + 3x - 5, क्योंकि 0 किसी भी चीज के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 ही हो जाएगा। इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो यही आ जाएगा ना, +3x - 5, अल्टीमेटली ये 3x - 5 हो जाएगा। तो ये जो x² है ये इसमें हिडन है, क्योंकि 0 इसके साथ मल्टीप्लाइड है। तो 0 अगर मल्टीप्लाइड है तो कोफिशिएंट क्या हो गया इसका x² का, ये पहला पार्ट, यानी कि इसका पहला पार्ट जो है वो 0 है, x², तो यही इसका कोफिशिएंट है। तो इस एक्सप्रेशन में कोफिशिएंट 0 होगा x² का, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको अच्छी तरह से बताई। अब मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि कोई भी पॉलिनोमियल होता है उसमें सारी की सारी जो टर्म्स होती हैं वो आपस में प्लस साइन के साथ जुड़ी रहती हैं, ठीक है ना। अब आप मेरे को यहाँ पे बोल सकते हो कि सर आपने बोला था कि सारी टर्म्स प्लस होती हैं, पर यहाँ पे हमें तो माइनस भी दिखाई दे रहे हैं टर्म्स के अंदर। जैसे मान लो मैं पहला वाला ये ले लूँ एक्सप्रेशन, x⁵ - 2x³ + x + 7, ठीक है ना। तो हमने कहा था कि सभी टर्म्स, ये टर्म हो गई, ये टर्म हो गई, ये टर्म हो गई, ये टर्म हो गई, सभी टर्म्स प्लस के साथ जुड़ी रहती हैं, पर यहाँ में माइनस दिखाई दे रहा है। तो ये माइनस कैसे है मैं आपको बताता हूँ। इस पूरी एक्सप्रेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x⁵ + -2x³ + x + 7, ठीक है ना। तो एक्चुअली ये जो -2 है ये कोफिशिएंट है x³ का, ठीक है ना। तो इसीलिए जो हम कोफिशिएंट को साइन के साथ लेते हैं, इसीलिए लेते हैं क्योंकि ये पूरा का पूरा कोफिशिएंट है, क्योंकि इसके पहले तो प्लस है, क्योंकि प्लस के साथ ये टर्म जुड़ी हुई है दूसरी टर्म के साथ, तो ये इसका कोफिशिएंट का साइन है, इसलिए यहाँ पे माइनस आ रहा है। क्योंकि इसको अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमें यही चीज़ मिलेगी, ठीक है ना। तो मैं स्टूडेंट्स आशा करता हूँ आपको मेरी सब जितना भी मैंने आपको समझाया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो या कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो हो सकता है मैं उसको और अच्छी तरह से आपको समझाने की कोशिश करूँ। तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप उनको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के अंदर उसको शेयर भी कीजिए, ठीक है ना। और स्टूडेंट्स मेरी वीडियोस को आप, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि उससे क्या होगा कि आपको मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन जरूर मिल जाएगा, ठीक है ना, उसी समय जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूंगा। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक
ओके बाय, थैंक्स।